बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाला अली। नाजरीन, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब 3 रोज़ा दौरे पर आज सऊदी अरब रवाना हुए, जबकि हुकूमत ने साबिक़ वज़ीर आज़म और मौजूदा सदर के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत रेफरेंस दायर करने का फैसला किया है। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद की जानिब मिलियन मार्च करने का भी आज ऐलान किया। इस समेत दिन भर जो अहम डेवलपमेंट्स रहे उन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको दौरा सऊदी अरब और तहरीक इंसाफ का जो अभी मिलियन मार्च का जो ऐलान हुआ है, ईद के बाद सियासी मंजरनामा इन एक्टिविटीज को देखते हुए आप क्या समझते हैं कि क्या होगा? देखिए, इस्लामाबाद से लेके लाहौर, पंजाब से लेके सिंध से लेके बलोचिस्तान, पूरा मुल्क एक जमूद का शिकार है। मतलब ऐसे लगता है आपको कि एक स्टैंड स्टिल पे खड़ी है पूरी रियासत। और मेरे साथ टेलीफोन लाइन पे साबिक वजीर दाखिला मुमताज सियासतदान शेख रशीद अहमद साहब मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि शेख रशीद साहब सूरत हाल को आने वाले दिनों में कैसे दे रहे हैं। शेख साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम शाहिद मसूद भाई, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है। शेख साहब, मैंने कहा 31 मई तक फैसला हो जाएगा, इससे ज्यादा पीटीआई इंतजार नहीं करेगी। और अच्छा। देखें, जहां हम खड़े हैं आज, वहां ये खड़े थे। हम कह रहे हैं इलेक्शन कराओ, ये पहले कह रहे थे इलेक्शन कराओ, ये कह रहे थे हम नहीं कराओ। हम कह रहे थे, ये हमें कह रहे थे कि ये सिलेक्टेड है, हम इनको कहते हैं सिलेक्टेड है। हमने और दोहर लगा दिए, डबल कर दिए, इम्पोर्टेड भी कर दिए। हम ये कहते थे जनाब आली के ये अब ये हमें, अब इसका हल क्या है? लोग बीच में पड़े हुए हैं। अगर 31 मई तक हल नहीं निकला, खाना खराबी होगी। शायद हम भी ना रहें और ये भी ना रहें, किस्सा पाक ही हो जाए। अच्छा, और नहीं। एक टेक्निकल सूरत हाल, एक टेक्नोक्रेट सूरत हाल पैदा हो जाए, क्योंकि इमरान खान काल का ताकत का इनको अंदाजा नहीं है। लोग बीच में पड़े हुए हैं। 31 मई तक उम्मीद है कि बड़ी ईद के दिनों तक इलेक्शन का फैसला हो जाए। नहीं, देखें, एक लाइन की लड़ाई है। हम कहते हैं इलेक्शन, ये कहते हैं इलेक्शन नहीं। इसके लिए ये हमारे लोगों को पकड़ रहे हैं, ये मीडिया को पकड़ेंगे। सऊदी अरब में भी आप कल देख लें, लोगों को पकड़ा गया है। दुबई में लोगों को पकड़ा गया, पाकिस्तान में पकड़ा जाएगा। लड़ाई तो शुरू हो जाएगी। सो मैं आज क्या तारीख है, 26-27 में, 29 से अगली 29-30 तक लड़ाई का महीना देख रहा हूँ। और इसमें बेहतरी की उम्मीद भी पैदा हो सकती है, और ये लड़ाई इतनी बढ़ सकती है कि किसी से संभाली भी नहीं जाएगी। शेख साहब, ये बताएं, आप जब कह रहे हैं कि बीच में लोग पड़े हुए हैं, तो आपकी मुराद इस्टेब्लिशमेंट है? क्योंकि आप शायद मसूद साहब, आप बच्चे नहीं है। 40 साल से मेरे आपसे तल्लुकात, 50 साल से मेरे तल्लुकात, 50 साल से मैं आपके साथ मीडिया पे तावन कर रहा हूँ। सो आपको पता ही है कि इस मुल्क में कौन मैटर करता है। ये लोग के जो सजा याफ्ता और जिनको कैदें हुई हैं, वो वजीर बन जाए। जिस दिन सुबह फर्द जुर्म लगनी हो, उस दिन कहें जनाब मैं तो वजीर आजम बन गया हूँ, फर्द जुर्म की तारीख आगे दे दें। चीफ मिनिस्टर कहे मैं तो चीफ मिनिस्टर बन गया हूँ, फर्द जुर्म की तारीख आगे दे दें। वजीरों को उम्र कैद हुई है, वो कह रही हैं जी कि हमारी तारीख नहीं निकल सकती क्योंकि हम वजीर हो गए हैं। इस तरह नहीं मुल्क चलेगा। इस मुल्क में कुछ होने जा रहा है, जो कुछ भी होने जा रहा है उसका फैसला 1 महीने में हो जाएगा। ये मेरी एक सियासी तज्जिया भी है, इंफॉर्मेशन भी है, और इस पर मैं कायम हूँ। अच्छा, अगर यानी अब चलिए शेख साहब, इस तरह लेते हैं कि हुकूमत जो है, यानी शहबाज शरीफ साहब ये कहें कि मैं असेंबलियां तोड़ रहा हूं और अगले इलेक्शंस का ऐलान कर रहा हूं, ये होगा। वरना दूसरी सूरत हाल में मामलात खुदा ना खास्ता बिगाड़ की तरफ और झगड़े की तरफ, फसाद की तरफ जा सकते हैं। ये समझा जाए। खूनी झगड़ा हो सकते हैं, आगे शुरू हो चुके हैं लोगों के घरों में। अच्छा, लोगों के घरों में और बड़े हसास घरों में लड़ाइयां शुरू हो चुकी हैं। अच्छा, जो कि पाकिस्तान के लिए अच्छी बात नहीं है। अच्छा, आपने कल ये भी कहा था कि कोई बड़ा हादसा पेश आ सकता है, कोई जिस दिन मैं छोड़ के आया हूं, उस दिन कह के आया हूं कि 17 दहशतगर्द जिस दिन मैंने छोड़ी है कैबिनेट, उस पूरी फुल मीटिंग में शुक्रिया भी अदा किया और नेक्टा की और दूसरी एजेंसियों की स्टेटमेंट छोड़ के आया हूं कि 17 लोग दाखिल हो चुके हैं मुल्क में। मुख्तलिफ ऑर्गेनाइज, देखें ना, अब इस मुल्क में एक दहशतगर्द ऑर्गेनाइजेशन नहीं काम कर रही। 17 लोग मुल्क के अंदर दाखिल हो चुके हैं। कोई भी बड़ा खूनी हादसा हो सकता है, खुदा ना करे मेरे मुंह में खाक। जो मैं कहूँ ये गलत, लेकिन जो फाइलों पे आया वो मैं बता के आया हूँ और दस्तखत करके आया हूँ। अच्छा, फर्ज करें अगर शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि नहीं, 1.5 साल की मुद्दत पूरी होगी या हम कम से कम 1 साल निकालेंगे, फिर क्या होगा?
सर जो लोग बीच पड़े हुए हैं, 1 महीना तो देना। आधी से ज्यादा अपोजिशन इलेक्शन खुद चाहती है, आधी से ज्यादा अब तो पीपल्स पार्टी को फिक्र पड़ी हुई है। उनको पता है कि IMF के आने के बाद इनके हालात क्या होंगे और जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स चल रही है उसके हालात क्या होंगे। जो इल्जाम हम पे था, हम समझते थे हलकों में कैसे जाएंगे, वही इल्जाम इन पे आ गए। हम हलके में छाती चौड़ी करके जा रहे हैं, ये चेहरा छुपा के जा रहे हैं। इतना फर्क पड़ गया है जी 15 दिनों के अंदर। अच्छा शेख साहब, मरियम नवाज साहिबा की तकरीर आपने सुनी कल रात को, जो उन्होंने कही? उन्होंने कहा कि कुछ अहम तकर्रियां चाहते हैं कि इमरान खान उनकी मर्जी से हो। ये इस तरह की बात आपने सुनी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, मैंने नहीं सुनी। अगर उनमें हिम्मत है तो अब तो उनके पास पासपोर्ट भी हैं, आ जाएं पाकिस्तान में। नहीं, मरियम नवाज साहिबा ने लाहौर में कहा। शायद साहब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, अगर इजाजत हो। कभी दुनिया की तारीख में मैं 2 सवाल पूछता हूँ। एक दिन में 4 कोटें टूटी हों कि एक आदमी के पासपोर्ट के लिए और 5वीं दफा भी समझे कि बात नहीं बन रही और वापस लिया जाए। अगर आप नॉलेजेबल आदमी हैं, आप पढ़े लिखे दुनिया के एंकर हैं, आपकी स्टडी है, आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, मुझे दुनिया में कोई ऐसा वजीर आजम देता है जिसको फर्द जुर्म की काल पड़ रही हो कि शहबाज शरीफ वल्द मोहम्मद शरीफ हाजिर हो, वो कह रहा है वो प्राइम मिनिस्टर बन गया है। अदालत में आवाज पड़े कि हमजा शरीफ वल्द शहबाज शरीफ हाजिर हो, वो कहते हैं चीफ मिनिस्टर बन गया है। फलाना मिनिस्टर हाजिर हो, वो कहते हैं जिसको उम्र कैद है, वो कह रहे हैं जनाब अली वो वजीर बन गया है। फिर इस मुल्क में तो कुछ ना कुछ होके रहेगा ना। फिर ऐसे नहीं हो सकता। इस मुल्क में बहुत बहुत हसास वक्त गुजर रहा है और ये अगर मैं 30 कह रहा हूँ, 5-10 दिन का मार्जिन मुझे दे दें, मैं इससे ज्यादा आगे हालात नहीं जा होता। ये 8-10 दिन पहले दे दें या बाद में दे दें? बाद दें, पहले दें। खान साहब की कॉल की बात है, जब खान की कॉल। लेकिन फिर बजट शेख साहब, बजट का क्या होगा? बजट तो जून में है ना। बजट से पहले कुछ ना कुछ होगा। जो नवंबर से पहले इलेक्शनों के फैसले होने हैं, ये नहीं हो सकता कि फैसले ना हो। अच्छा शेख साहब, बहुत शुक्रिया और इंशाल्लाह आपसे राब्ता रहेगा। बहुत शुक्रिया जी। सर, बहुत सारी अहम बातें, बहुत अहम उन्होंने बात की सिक्योरिटी कंसर्न के हवाले से। सर 17 लोग दाखिल हो चुके हैं। वो कह रहे हैं कि मुल्क में मुख्तलिफ जो अच्छा, अब ये देखें एक बड़ा जमूद सा आ गया। अभी हमारे साथ एक और गेस्ट आते हैं तो मैं उनसे भी जरा पूछूंगा कि देखें आज क्या हुआ है तमाम रोज। एक तो शेख रशीद साहब की मुस्तकिल, शेख रशीद साहब ये पिछले चंद दिनों से बात कर रहे हैं कि 31 मई से पहले या 31 मई के बाद। अच्छा, 31 मई के आगे पीछे तो बजट है, ठीक है, और बजट है और फिर इलेक्शन कमीशन है जो ये कह रहा है कि हम एक खास मुद्दत के अंदर इलेक्शंस करवा सकते हैं और उससे मतलब हल्का बंदियां भी जरूरी हैं और बाकी मामलात भी जरूरी हैं। फिर उसके बाद ये कि स्टेबिलिटी इस दौरान नहीं आ पाएगी, क्योंकि अगर शेख रशीद साहब और इमरान खान साहब ये कॉल्स भी दे रहे हैं और मरीम नवाज साहिबा ने भी पब्लिक में आना शुरू कर दिया, और ये जो बात शेख रशीद साहब ने की है ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि किस तरह से बेंच टूटे हैं मुख्तलिफ। और आज भी हमजा शहबाज साहब जो हैं वो अपना हलफ नहीं उठा सके, बल्कि आज तो अजब एक तमाशा हुआ है पंजाब के अंदर। और पंजाब में ये तमाशा हुआ है कि जो दोस्त मोहम्मद मजारी साहब हैं उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आनी थी, लेकिन जो स्पीकर हैं परवेज इलाही साहब, उन्होंने इजलास मुलतवी कर दिया 16 तारीख तक। 16 तारीख तक इजलास मुलतवी हो गया और उस इजलास मुलतवी होने के बाद उन्होंने ये हुकूमत की तरफ से बात हुई कि जी इन पे आर्टिकल 6 लगेगा, गवर्नर पे भी, सदर पे भी, इमरान खान पे भी, इन सब पे आर्टिकल 6 लगेगा, यानी जिसकी सजा एक तरह से सजाए मौत है। और शेख रशीद साहब जो परवेज इलाही साहब हैं उन्होंने ये कहा, मैंने इस तरह के बयान उनसे कभी नहीं सुने। उन्होंने कहा जी बात यह है कि ये पार्लियामेंट का इशू है और इसमें हमें तो एडवाइस दी नहीं गई थी, या तो आके खुद अदालत चला ले यहाँ पे, या आके मामलात को देख ले, या सियासी मामलात को देख ले, या आके खुद कानून साजी कर ले। और सख्त बयान उनका आया। क्या इमरान खान, डॉक्टर आरिफ अलवी और गवर्नर पंजाब पर आर्टिकल 6 लगता है, जो हुकूमत की तरफ से बात हुई कि जी वो आइन को उन्होंने तोड़ा है, आइन शिकनी की है, तो क्या आर्टिकल 6 लग सकता है? हमारे साथ जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी साहब मौजूद हैं। जस्टिस साहब अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब। जस्टिस साहब, ये एक आईनी बहरान पैदा हो गया है पूरे मुल्क में, और उस बहरान के दरमियान जो है
वो परवेज इलाही साहब और हमजा शहबाज साहब को वो कह रहे हैं कि हम तस्लीम नहीं करते, और जो कुछ हुआ पंजाब असेंबली में आपने भी देखा, हमने भी देखा, एक लोग उधर से टूट के इधर चले गए, किसी ने नाअहल होना है, किसी ने नहीं होना, वो इलेक्शन कमीशन कोर्ट वो डिसाइड करे। लेकिन इसी दौरान ये हुकूमत ने फैसला किया है कि आरिफ अलवी साहब और इमरान खान और गवर्नर जो हैं पंजाब के, उन पे आर्टिकल 6 के तहत मुकदमात कायम किए जाएं। आप मुझे बताएं कि आर्टिकल 6 लगता है इन शख्सियात पे? देखिए, आर्टिकल 6 तो एक ऐसी प्रोविजन थी जो कि लाई गई थी ताकि ये जो टेक ओवर्स होते थे, कू होता था, वो बंद हो जाए। तो उसकी जो प्रोविजंस हैं वो बड़ी क्लियर है। यानी मिलिट्री को आर्टिकल 6 ये कहता है कि अगर कोई सबवर्शन हो कॉन्स्टिट्यूशन की, एब्रोगेशन हो या सस्पेंशन हो कॉन्स्टिट्यूशन की, यानी कॉन्स्टिट्यूशन को बर्खास्त कर दिया जाए कंप्लीटली, यानी जगह ही नहीं रहे ना अपनी जगह पर, तो उस सूरत में फिर वो आर्टिकल 6 लगता है। और हाई ट्रीजन, वो हाई ट्रीजन है, ट्रीजन नहीं बल्कि हाई ट्रीजन। तो अब जो यहाँ पर जो चीजें हो रही हैं जो हमारे सामने, ये तो मेरे ख्याल में बेवकूफ़ी की अलामतें हैं जो आपने बयान की हैं अभी तक, जो हमारे सियासतदान बदकिस्मती से ये चीजें करते फिरते हैं। तो ये तो वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यकीनन है, लेकिन मेरे ख्याल में आर्टिकल 6 की जो प्रोविजन है उसके नीचे तो ये नहीं आता। तो फिर हुकूमत ने कैसे इसको, हुकूमत करती है, कैसे होता है आर्टिकल 6? ये पहले भी हमने सुना। का तो यकीनन गवर्नमेंट करती है, जो फेडरल गवर्नमेंट होती है वो करती है, और इसका एक स्पेशल लॉ है जिसके तहत की कार्रवाई होती है, जो कि मुशर्रफ साहब के जमाने में शुरू हुई थी कार्रवाई, जैसे आपको मालूम है। ये यकीनन हुकूमत करती है, फेडरल गवर्नमेंट करती है। तो उन्होंने ये किया है, ठीक है, वो उनके सियासी मकासद होंगे इस करने के लिए, लेकिन इवेंचुअली ये सक्सीड नहीं होगा। आर्टिकल 6 इन मामलात के लिए जिसके लिए के लगाया गया है, अब मुझे ये नहीं पता कि उन्होंने क्या उनके खिलाफ चार्जेस किए हैं, लेकिन अगर चार्जेस ये हैं कि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को सबवर्ट किया है, एब्रोगेट किया है या सस्पेंड किया है, तो वो यकीनन तो सामने जाहिर है कि वो नहीं लगते इस पे। नहीं, वही कह रहे हैं कि आइन शिकनी की है, मतलब है कि ताकत के इस्तेमाल या ताकत के जरिए गैर आइनी जरिए से दस्तूर की तंसीख या तखरीब करे या मुअत्तल करे, अल्तवा में रखे। ये मैं पढ़ रहा हूँ आर्टिकल 6। जी, मुअत्तल तो नहीं हुआ ना कानून। देखिए, मकसद यहाँ था कि जो आर्टिकल 6 का मकसद ये था कि आइन को बर्खास्त कर दिया जाए, या उसको एब्रोगेट कर दिया जाए, या उसको सबवर्ट कर दिया जाए, या उसको सस्पेंड कर दिया जाए। तो वो तीनों चीजें तो मेरे सामने नहीं नजर आ रही हैं मुझे। तो मुझे अगर वो करते भी हैं तो मेरे ख्याल में आखिर में उनको इसमें कामयाबी नहीं होगी। और ये मशवरा आपको लगता है कि हुकूमत को दुरुस्त दी है उनकी कानूनी टीम ने? देखिए, अब ये उनके पास और कोई चारा था नहीं। वो किसी न किसी तरीके से चाहते हैं कि ये लोग जो हैं पीटीआई के लोग, उनको किसी तरीके से किसी केसेस में फंसाएं। तो अब उन्होंने ये एक सोचा कि ये एक तरीका है, लेकिन ये कानूनी तौर पर मेरी नजर में तो खैर कामयाब नहीं होगा। जैसा बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच जी। अच्छा, अब ये खालिसतन एक कानूनी नुक्ता नजर है कि जी आर्टिकल 6 तो यहाँ नहीं लगता, क्योंकि आर्टिकल 6 जो है उसमें यह है कि दस्तूर की तंसीख या तखरीब करे या मुअत्तल करे, अल्तवा में रखे। तंसीख से क्या मुराद है? मतलब है कि उसको एब्रोगेट कर दे या उसकी साजिश करे या मुअत्तल या अल्तवा में। अच्छा, अब यहाँ तो आर्टिकल 6 नहीं आता, लेकिन इशू ये है कि फिर इस जमूत को तोड़ा कैसे जाए। देखिए, 2-3 बातें। पहले तो मैंने बात की कि मैंने आज तक शेख रशीद साहब जो गुफ्तगू कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि लोग दरमियान में पड़े हुए हैं। अब जाहिर है लोग दरमियान में पड़े हुए हैं, तो एक तो उन्होंने कहा कि मैं उनको 50 साल से जानता हूँ। 50 साल से तो मैं नहीं जानता शेख साहब को, काफ़ी सालों से ज़रूर जानता हूँ, लेकिन बहरहाल ये है कि शेख रशीद साहब ने कहा कि जी वो लोग दरमियान में पड़े हुए। तो मैंने कहा जी क्या ये जो है ये इस्टेब्लिशमेंट है? तो उन्होंने कहा कि मैं तो ज़ाहिर है उन्होंने गुरेज किया उस बात से, लेकिन समझा यही जा सकता है कि वो इस्टेब्लिशमेंट के लोग इस्टेब्लिशमेंट दरमियान में पड़े। लेकिन दूसरी तरफ मामला ये है कि जो कुछ पंजाब में हो रहा है और जो कुछ मरकज में होने जा रहा है, देखिए मैंने कल ही बात की थी कि कल क्या मैंने कहा था इसको ताखिर करेंगे, आज वही हुआ। आज ताखिर उसको किया उन्होंने। एक स्ट्रेटजी पंजाब हुकूमत की है और इमरान खान साहब की कि उन्होंने आज का दिन टाल दिया। आज का दिन टाल दिया, रात 12 बजे तक जो सुप्रीम कोर्ट है, सॉरी जो लाहौर हाई कोर्ट है,
उसके अंदर उसमें गालिबन ये लिखा हुआ है कि एडवाइस, जी, सजेशन, मशवरा, मतलब ऑर्डर नहीं है, डायरेक्शन नहीं है। वो ये कहते हैं कि जी इसमें डायरेक्शन नहीं कि जरूर करो, इसमें मशवरा है सदर को, इसमें सजेशन है, इसमें अब आज भी कोई हमजा शहबाज साहब का की हलफ बर्दारी की तकरीब आज तक नहीं हो रही और ना रात तक कोई उसकी उम्मीद है। और अभी आज यौम दुआ पीटीआई मना रही है, वैसे भी लोग दुआएं पीटीआई से हट के भी तमाम दुनिया में जहां जहां रमज़ान का आखिरी अशरा चल रहा है या उससे पहले भी लोग आज इबादत में मसरूफ होंगे, सब कुछ होगा। लेकिन इशू ये है कि इसको, इस जमूत को तोड़ना कैसे है, क्योंकि ये जो है ये अगर चला गया 16 तारीख तक, क्या हमजा शहबाज फिर अदालत जाएंगे? देखिए एक तमाशा बना हुआ है, क्या दोबारा हमजा शहबाज अदालत जाएंगे? और ये जो शेख रशीद साहब ने बात की कि बेंच टूट रहे हैं बार बार, अच्छा ये वाकई बेंच टूट रहे हैं। और फिर इससे पहले कि आखिरी बेंच टूटता, मरीम नवाज साहब ने अपने पासपोर्ट वापस ले ली और नवाज शरीफ साहब सऊदी अरब नहीं आ रहे। ये मामलात, ये जमूद तारी है ना मुल्क में, जमूद है और कशीदगी बढ़ रही है। अब अगर जो शेख रशीद साहब, जाहिर है कि वो एक सियासतदान है, वो अपना एक अपना एक अपोजिशन में रखते हैं, वो बात करें, वो कह रहे हैं कि अगर ये मामला जो है ये हसास घरों के अंदर, अब हसास घरों से क्या मुराद है मुझे नहीं पता, वो कह रहे हैं कि आपस में बहस मुबाहिसा शुरू हो गया और ये सारा सिलसिला शुरू हो गया और 31 तक जो है वो शहबाज शरीफ साहब, ऐसे हालात पैदा हो जाएंगे कि शहबाज शरीफ साहब उसमें, और वो ये भी कह रहे हैं कि बहुत सारी पार्टियां चाहती हैं कि वो इलेक्शन की तरफ जाएं, इस ढोल को गले में ना डालें जो ढोल डलने वाला है। एक हुकूमत की तरफ से ऐलान ये हुआ है कि पेट्रोल की कीमतें नहीं बढ़ाई जाएंगी। अब वो कीमतें क्या 1 महीने के लिए नहीं बढ़ाई जाएंगी या चंद दिनों के लिए, इसमें भी उबाम है। मरियम औरंगजेब साहबा ने आज ऐलान किया है कि समरी मुस्तरद हो गई, लेकिन कितने दिनों के लिए मुस्तरद हुई है ये मैं नहीं जानता, क्योंकि अगर पूरे महीने के लिए मुस्तरद हुई है, पूरे महीने में वो पेट्रोलियम की प्राइस नहीं बढ़ाने जा रहे, तो फिर आईएमएफ ने आगे भाड़ झोंक ली। यहाँ पे आईएमएफ तो आ रही है, उनकी टीम 15 मई को, और वो बैठ के उन्होंने तो कहा है कि आप किस्त ब किस्त, शराइत ब शराइत आगे जो है ये बढ़ाते चले जाएं, चाहे किस्तों में बढ़ाएं, जल्दी बढ़ाएं, और बढ़ाएंगे तो फिर आपको $1 बिलियन मिलेंगे। सऊदी अरेबिया हम गए हैं और वहां जाके हम जो है वो सऊदी अरेबिया से एड मांग रहे हैं, या लोन नहीं मांग रहे हैं, एड तो वो नहीं देंगे, लोन ही के लोन थोड़ा सा और दे दिया जाए, और जो तेल की जो डेफर्ड पेमेंट्स हैं उसको आगे कर दिया जाए, 1 साल उसको आगे बढ़ा दिया जाए फौरी तौर पे। यानी शराइत वो शराइत तो पहले थी कि वो 24 घंटे के अंदर नोटिस आएगा और 24 घंटे में वो पैसा विड्रॉ कर लेंगे, उन शराइत को नरम कर लिया जाए। लेकिन मसला ये है कि इसके नतीजे में मसाइल तो हल नहीं है, ठीक है ना, ये बरेड अलाइव इश्यूज हैं, ये वो है कि आपने कारपेट के नीचे डाल दिए इश्यूज, कभी ना कभी तो कर रहे हैं। उसके साथ ही जब तक सियासी अदम इस्तेकाम मुल्क में होगा तो बाहर के जो सऊदी अरब भी देखेगा, चाइना भी देखेगा, टर्की भी देखेगा, बाकी आपके दोस्त ममालिक भी देखेंगे कि भाई 1 मिनट स्टेबिलिटी है या नहीं है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी तो माशी स्टेबिलिटी नहीं होगी, और मसला आपका मईशत है और सिक्योरिटी है। अब शेख रशीद साहब एक और बात कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मैं आखिरी दिन जब मैंने छोड़ी थी वजारत दाखिला, तो मैं वहां पे ये नाम देके गया था कि 13-14 दहशतगर्द दाखिल हो गए हैं या दहशतगर्दी के वाक़ एक कराची में पेश आ गया। मुझे नहीं पता कि शेख साहब का इशारा उस तरफ था या नहीं था, लेकिन ये बात हम जानते हैं कि मुल्क में सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं। अब सवाल ये है कि ये क्या होने जा रहा है अगले 1 महीने में, जिसके ऊपर शेख रशीद साहब भी कह रहे हैं कि वो मार धाड़ का और फुल जो है वो सियासी मैदान गर्म होने का महीना है, और जिसके बाद जो है वो इस बात को मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि ये हुकूमत का बनना नवाज शरीफ साहब को सूट नहीं करता। उसकी वजह यह कि नवाज शरीफ साहब का अपना सॉलिड वोट बैंक है। यह बात मैं बार बार दोहराता रहा हूं कि यह कैसे मुमकिन, क्यों कर मुमकिन है कि नवाज शरीफ साहब किसी ऐसे समझौते पे जाएं किसी भी जमात के साथ पंजाब में, जहां पर वो अलीम खान साहब को भी सीटें दें, जहां पर वो जहांगीर तरीन साहब को भी सीटें दें, जहां पर वो मुनहरिफ अराकीन को भी, ये क्यों कर मुमकिन है। और फिर उसके साथ ही वो शहबाज शरीफ साहब के लिए, हुकूमत के लिए जो आने वाले मसाइल हैं चंद दिनों में, जिसमें इत्तेहादी भी हैं, नाराज होते खुश होते इत्तेहादी भी हैं, जो सारे चले गए यहां से। और चलें, अल्लाह ताला इबादत कबूल फरमाए सबकी, और सबको, मैं कोई ऐसी बात नहीं करना चाह रहा, लेकिन अगर कम लोग जाते तो ज्यादा बेहतर होता, मुनासिब होता, क्योंकि इसी दौरान वहां पे तैयब उर्दगन पहुंचे हुए हैं, और तैयब उर्दगन जो पहुंचे हैं वो उनका 3 रोजा दौरा है, ठीक है, 28, 29, 30 इन्हीं दिनों में, और जद्दा में, क्योंकि जद्दा में क़याम है इस वक्त खादिमुल हरमैन शरीफैन शाह सुलेमान बिन अब्दुल अजीज का। तो अब उनकी जद्दा में मुलाकात है, और ये मुलाकात बहुत इंपॉर्टेंट है तैयब उर्दगन की, क्योंकि तैयब उर्दगन जो है वो रीजन के हवाले से और सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान जो कशीदगी पैदा हो गई थी जमाल खशोगी के मसले पे, और उससे पहले भी पैदा हो गई थी।
अब मैं ये नहीं जानता ये बात कहां तक दुरुस्त है या कहां तक गलत है, मैं नहीं जानता। इस बात पे मैं कुछ तबसरा भी नहीं करना चाहूँगा, लेकिन कुछ मीडिया ये क्लेम कर रहा है कि शायद जो कुछ अखवान मुस्लिमून के हवाले से भी कुछ बात होने जा रही है या नहीं होने जा रही, उसको छोड़ें बहरहाल। लेकिन असल जो बात है वो सऊदी अरेबिया और टर्की के प्रेसिडेंट का सऊदी अरेबिया आना, जमाल खशोगी के का जो मुकदमा वहाँ चल रहा था वो शिफ्ट हो गया सऊदी अरेबिया और उसके ऊपर कशीदगी ख़त्म हो गई। जमाल खशोगी के मसले से पहले कशीदगी शुरू हो गई थी, क्योंकि जब अरब स्प्रिंग शुरू हुई थी तो जितनी मुजाहमतें हो रही थी अरब दुनिया में, जो मुजाहरे हो रहे थे, उनको तुर्की ने सपोर्ट किया था। यानी तुर्की अखवानुल मुस्लिमून की तरफ खड़ा था और उन मुजाहिरीन के साथ खड़ा था, कतर के करीब हो गया था 2010-11 में। और सऊदी अरेबिया जो था वो जाहिर है कि वो उन मुजाहिरीन के और अखवानुल मुस्लिमून के खिलाफ था। इसी तरह से यूएई, तो ये एक आपस में वो कतर के पास पैदा हो गया, बाद में कतर जो है वो भी जीसीसी से निकल गया। लेकिन अब ये सारे मुल्क इकट्ठे हो रहे हैं। ये वो वक्त है जब पाकिस्तान से पहुंचे हैं लोग, पाकिस्तान से वक्त पहुंचा है। पाकिस्तान में स्टेबिलिटी नहीं है, पाकिस्तान में ये इल्म नहीं है इस बात का कि अगले 3 महीने में 4 महीने में क्या। मिफ्ता इस्माइल साहब भी पाकिस्तान पहुंचे, लेकिन पाकिस्तान पहुंच के उन्होंने अभी मीडिया से बात नहीं की। यकीन वो सऊदी अरब से आके मीडिया से बात करेंगे, क्योंकि आपको एक पता चले कि सऊदी अरेबिया ने आपके साथ क्या मामला तय किए हैं, क्या आपके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन्स खत्म हो रहे हैं। लेकिन सऊदी अरेबिया आपको वक्ती तौर पर रिलीफ जरूर देगा, क्योंकि सऊदी अरब को इल्म है कि पाकिस्तान में स्टेबिलिटी नहीं है। मैं अपनी ये इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर बता रहा हूँ। मुख्तलिफ सऊदी जो उनके डिप्लोमेट्स, उनके स्कॉलर्स, उनके मीडिया के लोगों ने एक आध दिन में बात पूछी, उन्होंने कहा जी हमें तो स्टेबिलिटी नजर नहीं आ रही। मैंने कहा जी स्टेबिलिटी तो मुझे भी नजर नहीं आ रही, लेकिन आपकी तरफ से कोई ना कोई अच्छी, वो कहते हैं हमारी तरफ से जो भी अच्छी खबर आएगी वो स्टेबिलिटी के तनाजुर में आएगी। अब सूरत हाल ये सारी जो मैंने आपसे बात की कि वहां पर एक तमाशा ये मचा हुआ है कि देखिए सेक्रेटरी कोऑर्डिनेशन को गिरफ्तार कर लिया पंजाब असेंबली एक तमाशा बन चुकी है इस वक्त। पंजाब हुकूमत जो है, यानी शहबाज शरीफ साहब के लिए सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त, आप सोचें कि वो ये चैलेंज है कि एक सूबे में उनकी हुकूमत नहीं है, जो सबसे बड़ा सूबा है, और इसको उनके इत्तेहादी भी देख रहे हैं। इत्तेहादी जो है वो तो देखें मतलब है कि घाट घाट का पानी पिए हुए सियासतदान है, पुराने सियासतदान है, वो भी देख रहे हैं वहां का रुख चल रहा है भाई। तो वो अगर पंजाब के अंदर कोई हुकूमत ही नहीं बन पा रही, और हमजा शहबाज साहब का जो है वो ना सिर्फ ये कि हलफ आज नहीं हुआ, बल्कि अब या तो उसके ऊपर अदालत कोई सख्त रिमार्क्स देगी कि जी आप जरूर करवाएं। इसके ऊपर जो परवेज इलाही साहब हैं उन्होंने पहली बयान आज दे दिया, और बयान उनका जो है वो बड़ा सख्त था। मैंने इस तरह का बयान जो है वो बहुत कम सुना, कम से कम परवेज इलाही साहब। उन्होंने ये भी कहा कि कौन कहता है आईनी नहीं, परवेज आज भी वजीर आला उस्मान उन्होंने कहा कि देखें, उनका कहना यह था कि अदलिया ईवान की कार्रवाई में किसी किस्म की मुदाखलत नहीं कर सकती। ये बात सुप्रीम कोर्ट भी कह चुकी है कि तमाम अदारों को अपना और अदलिया को अपना काम करना चाहिए। कानून साजी भी अदालतों ने करनी है, अगर कानून साजी भी अदालतों ने करनी है तो फिर इधर आ जाएं, आके ईवानों में बैठ जाएं। और जो क्राइसिस पैदा हुआ है इसके जिम्मेदार कौन है? इलेक्शन कराने का ऑर्डर अदालत का, हम सब ने माना, पुलिस ने सारा मामला खराब कर दिया। अच्छा, और शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के कहने पे हमला हुआ, डिप्टी स्पीकर भागकर विजिटर गैलरी में, बाकी वो बातें हो गई। लेकिन असल बात यह है कि जब तक वो वही बात कह रहे हैं कि नया वजीर आला हलफ नहीं लेता, पुराना बरकरार रहेगा। और आज भी 150 लोग सफेद कपड़ों में असेंबली में क्यों बैठे हैं, हम उनकी तस्वीर बना रहे हैं। अब ये इल्जामात दर इल्जामात जो दोनों तरफ से हैं, इसमें पिस कौन रहा है? इसमें जो सफर कर रहे हैं वो कर रहे हैं अवाम, सफर कर रही ब्यूरोक्रेसी, बदकिस्मती के। पुलिस किसकी बात सुनी है? इसकी दो वज़राए आला बैठे हैं, दो मुतबादिल हुकूमतें, एक वफाक है जहां वजीर आजम है, और जाहिर पंजाब के अंदर भी हमजा शहबाज जो है वो इलेक्ट हुए हैं, लेकिन ओथ नहीं उठा पा रहे। अब इशू ये कि उनकी बात सुने या इधर की बात सुने, इनकी बात सुने उनकी बात सुने। अदालतें एक मरहले तक आगे जाएंगी, उससे आगे अदालतें भी अब अदालत में कितना बोझ डालेंगे भाई? रियासत के जो हमारे सियासतदान है, काबरीन, कितना बोझ अदालतों में डालेंगे? अदालतों में एक हद तक बोझ तो डाला जा सकता है, उससे आगे अगर अदालतों में बोझ डालते हैं तो फिर वो अदालतें जो है वो आपको ये शुरू हो गए ना सारे सियासतदान के भी, आप सियासी मामला क्यों हल करते हैं? हम तो अदालतों में आके फैसले नहीं करते, तो आप यहाँ की कानून साजी करें। तो इशू ये है सारा कि अब जब इस किस्म के मामलात किसी मुल्क में पैदा हो जाए बदकिस्मती के साथ, कि अदारों का टकराव शुरू हो जाए और ये पोलराइजेशन से भर के हॉस्टिलिटी की तरफ चले जाएं, अगर आप बयान और जुबान और गुफ्तगू सुने तो हॉस्टाइल हो रही है। मैंने आपसे कहा ना कि हॉस्टिलिटी, और ये ईद के दिन अल्लाह ताला खैरियत से करे कि आखिरी अशरा, ये आखिरी जो चंद रोज़े रमज़ान के, ये खैरियत से गुजरे, ईद के दिन खैरियत से गुजरे। लेकिन उसके बाद जो सियासी एक्टिविटी शुरू हो रही हैं वो तो किसी भी सूरत, और फिर देखिए मैं बार बार आपसे बात करता हूं कि रीजन को निकाल कर आप ये बात, जब तक खित्ता दुनिया को आप छोड़ के ये मामला तय नहीं कर सकते। देखिए पोलैंड और बल्गारिया की गैस बंद हो गई, आपके ख्याल से ये मामूली बात है कि यूरोप के अंदर एक इकोनॉमिक वॉर,
माशी जंग जिसका आगाज रशिया के अगेंस्ट हुआ था और रशिया के ऊपर बहुत सारी पाबंदियां लगी थी, जिसमें उनके बहुत सारे वहां पे अमेरिका ने और वेस्ट ने अपनी कंपनीज बंद कर दी थी, अपने अदारे बंद कर दिए थे, सोशल मीडिया बंद कर दिया था, स्विफ्ट की पाबंदियां जो हमने डिटेल में डिस्कस की हैं कि बैंकिंग अरेंजमेंट। अब उसके बाद रशिया पलट के आ गया है कि जी रूबल्स के अंदर आप पे करें वरना 2 मुल्कों की गैस हमने बंद कर दी, और 2 मुल्क कौन से? बुल्गारिया और पोलैंड। और अगर आप उनकी सिर्फ ये मैप आप पाइपलाइंस देखें तो अच्छा 4 मुल्क जो हैं इसमें गालिबन वो रूबल्स के अंदर पे कर रहे हैं। जर्मनी गालिबन पे कर रहा है और लिथुआनिया गालिबन रूबल्स के अंदर पे कर रहा है। 2 मुल्क जो हैं वो रूबल्स के अंदर पे करने पे तैयार हो गए हैं और ऑलरेडी शायद कर रहे हैं। और यहां पर अब ये सारी सूरत हाल है कि जिस सूरत हाल में जो है वो अब देखें, ये गार्डियन को मैं कोट कर रहा हूं, जर्मन एंड ऑस्ट्रिया, जो हमारी 4th स्लाइड है, जर्मन एंड ऑस्ट्रियन एनर्जी फर्म सीक्स टू मीट पुतिन्स टर्म्स फॉर गैस पेमेंट्स। 2 मुल्क और हाथ से निकल गए, यानी 2 मुल्क ऐसे हैं जो कि यानी मुख्तलिफ अकाउंट्स खोल रहे हैं इस वक्त कि जिन अकाउंट्स में, और खासतौर पे जो यूनी है, ये जर्मन कंपनी है, 6ठी स्लाइड हम दिखा देते, ब्लूमबर्ग का कोट कर लें, यूनी ही पढ़ूंगा मैं इसको, या यूएनआई कर लें इसको, मूव्स टू ओपन रूबल अकाउंट एज ईयूज यूनिटी स्टार्ट्स टू फ्रे। यानी बात यह सारी कि जो 4 यूरोप के मुल्क हैं, 4 यूरोप के मुल्क ऑलरेडी, यूरोप फिर यूरोप की यूनिटी टूटना शुरू हो गई है। उसकी वजह यह कि 4 यूरोपियन कंट्रीज ने रूबल्स के अंदर पेमेंट के लिए तैयारी शुरू कर दी है, ठीक है। और ईयू मेंबर स्टेट्स मजीद इसके ऊपर, मतलब वो इंडिपेंडेंट, इससे हटके कि यूरोप, ईयू ने क्या फैसला किया, वो कह रहे हैं हमें गैस चाहिए, हमें गैस चाहिए हर सूरत में। हम ठीक है, अगर हमने हो सकता है साल बाद, 2 साल बाद, 4 साल बाद हम इस काबिल हों कि हम अमेरिका से या नॉर्थ अफ्रीका से या कहीं और से, कतर तो पहले डिनाई कर चुका है, लेकिन अगर गैस पाइपलाइंस देखें तो गैस पाइपलाइंस में ये सारा देखें, जर्मनी तक जा रही है, बुल्गारिया मुकम्मल तौर पर डिपेंडेंट है। ये गैस पाइपलाइंस देखें आप जो रशिया से निकल रही हैं, पोलैंड जा रही है, पोलैंड से क्रॉस करके जर्मनी जा रही है, पोलैंड की अगर उन्होंने काट दी तो ऊपर से फिर पोलैंड जर्मनी जाएगी गैस, या हंगरी से होती हुई जाएगी, मोस्ट प्रॉब्ली हंगरी से होती जाएगी। अच्छा, पोलैंड को इसलिए गालिबन निशाना बनाया गया है कि पोलैंड में सबसे ज्यादा, आपको पता है यूक्रेन, पोलैंड से लोग जा रहे थे, सबसे ज्यादा इमिग्रेंट्स भी, इमिग्रेशन भी पोलैंड हो रही थी, पोलैंड सबसे एक्टिव था। उन्होंने कहा पोलैंड का तो पहले पटा बिठाओ ना, पोलैंड का उन्होंने बंद। अब इससे पहले भी अमेरिका की जानिब से कंटेन चाइना का जो कॉन्सेप्ट है, जिसके बाद चाइना इमर्ज होकर सामने आया, क्या आप समझते हैं कि ये उसके सिमिलर है कि जैसे रशिया को कंटेन करने की? नहीं, रशिया तो कंटेन नहीं हो सका, नहीं हो, देखिए रशिया तो कंटेन नहीं हो सका, बल्कि मोल्दोवा अगर हाथ से निकल गया, मोल्दोवा की तरफ जा रही है। देखिए एक हद तक, देखिए बात वही है कि जेलेंस्की कितने वेपन, जेलेंस्की ने डिमांड की है $7 बिलियन अ मंथ हमें चाहिए, 7 बिलियन अ मंथ हमें मदद चाहिए, एड हमें एड चाहिए रशिया से लड़ने की। क्या दुनिया में कोई शख्स $7 अरब जेलेंस्की को देगा, कोई मुल्क इस वक्त, कि आप लड़ते जाएं रशिया से? और एक एक बेकार की लड़ाई हो रही है जिसके अंदर हजारों लोग। अच्छा, फिर दूसरी जो मैं बड़ा हैरान हुआ आज ये बात सुन के, और हैरान क्या होना है इस पे, बात ये सारी कि ये जो ये बड़ी तकलीफदेह बात है, ये बड़ी तकलीफदेह बात है कि वहाँ पर और वो भूल गए हैं बहुत सारे उनको अफगान जो यहाँ से पनाहगुज़ीर निकले थे, उनको भूल के यूरोप जो है वो यूरोप यूक्रेनियंस को ले रहा है, क्योंकि यूक्रेन के बारे में वो उनका जाहिर है कि वो सफ़ेद हैं, उनकी ज़बान वो सफ़ेद फार्म है, उनकी ज़बान बोलते हैं। इसका बराह रास्त असर किस पे पड़ रहा है? असर ये पड़ रहा है, ये देखें आप जरा, ये वॉशिंगटन पोस्ट की खबर देखें आप, बाइडेन वेलकम्स यूक्रेनियन रेफ्यूजीज निग्लेक्ट्स अफगान, क्रिटिक्स सेज। यानी अफगान, अभी यहां से अफगान निकले थे, किसी को पोलैंड में सेट करना था, किसी को जर्मनी में करना था, अमेरिका में करना था, किसी को इधर करना था, उधर करना था, और सबको भूल भाल के वो जनाब 1 लाख यूक्रेनियंस को कह रहे हैं फौरी तौर पे आ जाओ, यहां सेटल हो जाओ अमेरिका में आके। तो इश्यू ये है कि ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये जब जंगें छिड़ती हैं, जंगों में आम आवाम सबसे पहले पिसते हैं, आम आवाम। बाकी तो फौजें बम मार के निकल गई और जनाब धमाके करके लोग निकल गए, उधर जो आम लोग होते, औरतें बच्चे दर बदर, अब वो यहां से अफगानिस्तान से दर बदर होकर कोई किसी कैंप में पड़ा हुआ है, कोई किसी कैंप में पड़ा हुआ, किसी का पेपर वहां लगा हुआ है इमिग्रेशन, और उधर से जनाब यूक्रेनियंस, ये एक नई जंग छिड़ गई। हमारी तमाम हमदर्दियां यूक्रेनियंस के साथ हैं और अल्लाह ताला ये जंगें खत्म करे। लेकिन आप इशू देखिए ना कि 2 मामला एक साथ आ गए अब उसके, और ये जंग खत्म नहीं होती, और जहां पर जाना था उन्होंने, जहां पर सेटल होना था, वो पोलैंड था। पोलैंड के अंदर जो है, पोलैंड के एक तरफ बैठा हुआ है, एक तरफ बैठा हुआ बेलारूस,
ठीक है ना, एक तरफ बैठा हुआ यूक्रेन, यूक्रेन। एक तरफ बैठा हुआ रोमानिया, अगर यहां पर, और एक दिन मोल्दोवा भी। मसला ये है कि चारों तरफ से वो एक अजीब, और फिर हंगरी, ये वो सारे मुल्क हैं जो वार्सा पैक्ट के दौर में, पहली सर जंग के जो थी उसके दौर में ये सोवियत कैंप में थे। अब और इनके ऊपर बड़ा असर है वहां। यहां पर वेपन्स देंगे क्या? यहां ये नेटो अपनी यहां पे मूव करेगा, न्यूक्लियर वेपन्स और मिसाइल्स और ये सारा, ये वो इश्यूज हैं जिन इश्यूज में बहुत ज्यादा प्रोएक्टिव फॉरेन पॉलिसी इख्तियार कर रहे हैं मुख्तलिफ मुल्क, एक लॉन्ग टर्म डिसीजंस कर रहे हैं, आपस में इंगेज कर रही हैं मुख्तलिफ, जो इंफरादी तौर पर भी, रियासतों के तौर पर भी, और क्यादतें भी, कि आगे 10 या 12 या 15 साल कैसे चलना है। पाकिस्तान में बदकिस्मती के साथ जब ये तमाम इश्यूज खत्म होते हैं कि जी आपका कोविड से हम निकल गए, अब हमने जनाब इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स पे जाना है, वहां पर एक डिस्टेबलाइजेशन है। और इमरान खान साहब तो गए बाहर, नई हुकूमत खुद स्टेबलाइज नहीं हो पा रही क्योंकि उसमें इतने इत्तेहादी हैं। अब किसी को यह नहीं पता कि इलेक्शन कमीशन क्या फैसला करेगा। मुनरव अराकीन को अगर डिस्क्वालीफाई करता है पंजाब, तो असेंबली गई, ठीक है, वहां तो असेंबली में खुदा जाने क्या पिक्चर बनेगी, क्या नहीं बनेगी। ये आर्टिकल 6 जो है, ये तो मुझे नहीं समझ में आता कि आर्टिकल 6 में आप लगा के तो कैसे, वो कह रहे हैं कि आर्टिकल 6 क्या, ये तो हमने आईन और कानून के तहत, ये सदर ने जवाब भी दे दिया काबिल का। इस मामले को, सियासी मामले को, और सियासी मामला इतना उलझ गया है, मुझे बताएं कि क्या करेंगे एहसन इकबाल साहब? वापस आके वो सीपैक की बात करेंगे, सीपैक का प्लान देंगे चाइना से, लेकिन जब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इतनी है, केपी के अंदर, केपी को हटा के आप कैसे सीपैक तो स्टार्टिंग वहां से होता है ऊपर, तो वहां पर गिलगित बल्तिस्तान और ये जो खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब, और यही तो सारे गुजरते आगे सीपैक बलूचिस्तान में एंटर होता है। एंट्री पॉइंट तो ये, यहां पर आपकी वो हुकूमत है जो हुकूमत मुस्लिम लीग नून की नहीं है। पीटी आप प्लान करेंगे सीपैक का, कैसे बात करेंगे, कैसे मिफ्ता इस्माइल साहब ये जो बजट है इस दौरान लेकर आएंगे, और कैसे ये पूरे, तो ये वो तमाम इश्यूज हैं जो हमारे अकाबरीन और सियासी जोमा को, और बाकी जो मैं रोज कहता हूं कि मुख्तलिफ जो तबका हमारे तबके मुल्क में, उनको बैठ के हल करना होगा, वरना ये हालात बद से बदतर हो रहे हैं। ठीक है।